नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको उत्तराखंड की सभी किताबों का संकलन यहां पर देखने को मिलता है, यानी सारी किताबों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसमें आपके बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के जिनके चांसेस हैं। और उनको सिर्फ हम यहां पर क्वेश्चन आंसर में कवर नहीं करते, उनसे रिलेटेड जितनी आपकी एक्स्ट्रा बातें होती हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, उनको भी यहीं पर क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहता है। यह हमारा इस सीरीज की 6ठी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री यहां पर पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था जेबी फ्रेजर। यह 1816 में गंगोत्री और यमुनोत्री में पहुंचा था। देखिए, गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए अकबर ने भी एक दल भेजा था, वो हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा अंग्रेजों ने 1808 में रैपर को भी भेजा था। इसने देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या भी दी, लेकिन यह भी गंगोत्री तक नहीं पहुंच पाया। गंगोत्री तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था जेबी फ्रेजर, जो 1816 में यहां पर गया। इसको आपने याद करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, इसी से मिलता जुलता है, पेपर में आया है, हरिद्वार पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? उसका नाम था टॉम कायरट, ठीक है। यह हरिद्वार आने वाला पहला था। गंगोत्री वाला पहला पूछेगा तो फ्रेजर का नाम आप बताएंगे। टॉम कायरट 1608 में हरिद्वार पहुंचा था और इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के समान है? तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। असम का बिहू और गुजरात का गरबा इसके समान है चौफला नृत्य, इसको आपने याद करना है, ठीक है। मणिपुर का एक नृत्य है रॉस नृत्य, उसके भी समान है यह आपका चौफला नृत्य। तो 3 राज्यों के नृत्यों के समान है, मणिपुर का रॉस, असम का बिहू, गुजरात का गरबा। पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भी यही नृत्य किया था, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। मुरादाबाद से काशीपुर तक और काशीपुर से रामनगर तक रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद से लेकर रामनगर तक आपकी रेल लाइन कब बनी? ये बनी 1907 में। ये भी पेपर में आया है। तो मुरादाबाद से लेकर रामनगर तक रेल लाइन 1907 में बनाई गई थी। नैनीताल के कांट गोदाम को सड़क मार्ग से जोड़ा गया था 82 में, और किच्छा से कांट गोदाम तक जो पहली रेल लाइन बिछाई गई उत्तराखंड में, वो 1884 में बिछाई गई। इन दोनों को आपने याद करना है, ठीक है। और मुरादाबाद से रामनगर तक पूछेगा 1907। नेक्स्ट है, द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ की शीतकालीन पूजा कहां होती है? तो जो दूसरे केदार हैं, आप जानते हैं हमारे राज्य में पंच केदार हैं। तो जो द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वर नाथ, इनकी शीतकालीन पूजा ऊखी मठ में होती है, ठीक है। जो प्रथम केदार है मुख्य केदारनाथ धाम, और जो द्वितीय केदार है मदमहेश्वर नाथ, इन दोनों की पूजा शीतकालीन पूजा ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। इस मंदिर का नाम आपने याद करना है, ठीक है। जो मदमहेश्वर नाथ है, यहां पर शिव की नाभि की पूजा होती है। यह मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है और यह मंदिर पांडव शैली में बना हुआ है, ठीक है। जो तीसरे केदार हैं तुंगनाथ, उनको तृतीय केदार बोला जाता है और उनकी शीतकालीन पूजा मक्खू मठ में होती है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। जो चतुर्थ केदार हैं रुद्रनाथ, यहां पर भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है। शीतकालीन पूजा इनकी गोपेश्वर में होती है। और जो पंचम केदार है कल्पनाथ या कल्पेश्वर नाथ जिनको कहते हैं, जहां पर भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है, ये जो केदार है ये आपके 12 महीने खुला रहता है, यानी इनकी शीतकालीन पूजा यहीं पर होती है, ठीक है। एकमात्र केदार है कल्पेश्वर नाथ, जो पूरे साल खुला रहता है। नेक्स्ट है हमारा, मंगलेश डबराल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो देखिए, मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सन 2000 में सम्मानित किया गया। इनकी रचना
हम जो देखते हैं के लिए। तो रचना भी आपने याद करनी है, किस रचना के लिए मिला और किस वर्ष में मिला, दोनों आपसे पूछा जाता है। अगर हम मंगलेश डबराल की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह इनके 5 हैं, जिसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह और हम जो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी मिला। पेपर में आपसे पहाड़ पर लालटेन भी पूछी गई है कि ये किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की रचना है। इनके कुछ गद्य संग्रह हैं, जैसे लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये इनके गद्य संग्रह हैं। और इनका एक यात्रा वृतांत है जिसका नाम है एक बार आयोवा। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा, मंगलेश डबराल का यात्रा वृतांत किस नाम से है? आप बताएंगे एक बार आयोवा। सन 2020 में इनका निधन हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2000 में साहित्य अकेडमी और 2020 में निधन। रचनाएं भी याद करनी है, पेपर में रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं। इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं मैं आपको बताते हुए चलता हूं कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किन किन फैक्टों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। उनको मार्क करते हुए जरूर चलें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे पहाड़ पर लालटेन ये पूछी गई है, तो इसको आपने ज्यादा ध्यान रखना है और साथ में हम जो देखते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया के परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो देखिए, वैज्ञानिक है रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज करी थी, यानी मलेरिया किस परजीवी की वजह से होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। आप जानते हैं साइंस में आपने पढ़ा होगा, मलेरिया मादा एनाफिलीज जो परजीवी है उससे होता है। तो उसके बारे में बताया था रोनाल्ड रॉस ने, और इसका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। इस चीज के लिए जो इन्होंने मलेरिया के परजीवी का पता लगाया, इसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, चिकित्सा का, मेडिकल का। और इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है। यह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बुरांस वृक्ष में फूलों के खिलने का समय होता है। तो बुरांस हमारा राजकीय वृक्ष है और इसमें जो फूलों के खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल के मध्य में बुरांस के वृक्ष पर फूल खिलते हैं, ठीक है। 1974 वन अधिनियम से इसे संरक्षित किया गया है। जो बुरांस वृक्ष है 1974 के वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। यह एक प्रकार का पर्वतीय वृक्ष है, यानी कि इसे मैदानों में उगाया नहीं जा सकता। इसका रंग चटक लाल होता है, जो इसके फूलों का रंग होता है बुरांश का, वो चटक लाल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है, जो चटक लाल होता है वो हल्का लाल होना शुरू हो जाता है। और 11,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर सफेद बुरांस हमें देखने को मिलते हैं। बुरांस के फूलों का जूस जो होता है हृदय रोग के लिए अच्छा माना जाता है। तो बुरांस वृक्ष को लेकर के, उसके फूलों को लेकर के इतने सारे फैक्ट हमने एक जगह पर यहां पर कवर किए। नेक्स्ट है, किस चंद शासक ने ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करी थी? तो ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति सोमचंद के द्वारा शुरू करी थी। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक भी था, इसको याद करना है, ठीक है। और इसी ने ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति शुरू करी। नेक्स्ट है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो जो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है आपका, ये बागेश्वर में है। देखिए, जो ये वाला आपका अनुसंधान केंद्र है ये आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों में है, लेकिन बागेश्वर में थोड़ा ये ज्यादा है, तो ज्यादातर इसे बागेश्वर में ही माना जाता है, ठीक है। 1977 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कनाली छीना महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो काफी फेमस उत्सव कनाली छीना महोत्सव, इसे पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है, ठीक है। और कनाली छीना से ही मिलता जुलता एक शब्द है हथछीना। हथछीना जलाशय, हथछीना जलाशय किस जनपद में है? ये आपके बागेश्वर में है, तो इसको याद करना है। कनाली छीना महोत्सव पूछेगा तो पिथौरागढ़, हथछीना जलाशय पूछेगा तो आप बताएंगे बागेश्वर, ठीक है। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में कब अधिसूचित किया था? यानी किस वर्ष भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? यह किया गया 1967 में। इसको याद करेंगे, पेपर में क्वेश्चन बना है। देखिए, 1967 में सरकार के द्वारा उत्तराखंड की 5 जातियों को जनजाति घोषित किया गया। एक थी आपकी जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया और राजी। वर्तमान में उत्तराखंड में यही 5 जनजातीय समुदाय हैं। कब इनको घोषित किया गया था? एसटी 1967 में।
क्वेश्चन आपसे दो तरीके से बन सकता है, या तो ऐसे अलग अलग करके देगा, जैसे यहां पर भोटिया जनजाति पूछा गया, पेपर में आपसे हो सके पूछ लेगा बोक्सा जनजाति को कब मिला, थारू को कब मिला, जौनसारी को कब मिला, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि राज्य की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा कब मिला। तो सीधा आपको 67 याद करना है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? वो है थारू जनजाति। यह सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है उत्तराखंड का। अगर हम दूसरा सबसे बड़े समुदाय की बात करें जनजातीय में, वो है जौनसारी। जौनसारी ओवरऑल में दूसरा है, गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1925 में अल्मोड़ा में आयोजित विशाल शिल्पकार सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अल्मोड़ा में एक शिल्पकार सम्मेलन आयोजित हुआ, काफी बड़ा शिल्पकार सम्मेलन था 1925 में, और इसकी अध्यक्षता तारादत्त गेरोला के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जागर संरक्षण दिवस ये हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। जागर सम्राट कहे जाने वाले प्रीतम भरतवाण की जन्मतिथि है, और उसी के उपलक्ष्य में इस दिन को 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपने याद करना है। सितंबर में उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आते हैं, जैसे 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं, 10 सितंबर को गौरव दिवस मनाया जाता है, 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाते हैं, और 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं? तो कौन सा मंदिर है जिसके कपाट नई दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है वहां पर रखे गए हैं? वो है कटारमल मंदिर। कटारमल मंदिर आपके अल्मोड़ा में है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर से शकों के निवास की पुष्टि होती है। क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में शकों ने भी शासन किया, इसकी पुष्टि किस मंदिर से होती है या किससे होती है? तो जो सूर्य मंदिर है, विशेषकर कटारमल सूर्य मंदिर, इसी से इसकी पुष्टि होती है। कटारमल सूर्य मंदिर को बूटधारी सूर्य मंदिर भी बोला जाता है, और इसी मंदिर के निकट जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान है। इसको भी याद करना है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था? पेपर में आया था कि जो अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर है ये किसको समर्पित है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आया था, आपको बताना था सूर्य को समर्पित है, ठीक है। पूरा नाम ही इसका है कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? तो जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं यह दुर्गाचरण काला की पुस्तक है, ठीक है। दुर्गाचरण काला की 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। पहली है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, किसकी है? दुर्गाचरण काला। दूसरी किताब है मेमोइर्स ऑफ दी राज कुमाऊं, ये भी इन्हीं की रचना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट हलसन साहिब ऑफ कुमाऊं, ये रचना भी किसकी है? दुर्गाचरण काला की है, ठीक है। जो फ्रेडरिक विल्सन है, जिसको पहाड़ी विल्सन कहते थे, राजा विल्सन कहते थे, उसकी जीवनी है ये, और लिखी किसने है? दुर्गाचरण काला। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि फ्रेडरिक विल्सन की जीवनीकार कौन है, या इसकी जीवनी किसने लिखी है? आप बताएंगे दुर्गाचरण काला, ठीक है। किस जनजाति के द्वारा गोरा अट्ठावली त्यौहार मनाया जाता है? तो गोरा अट्ठावली त्यौहार राजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनके 2 प्रमुख त्यौहार है, कर्क संक्रांति और मकर की संक्रांति भी किसके प्रमुख त्यौहार हैं? राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को किस वर्ष साइलेंस जोन घोषित किया गया था? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर का जो 500 मीटर का दायरा है उसे साइलेंस जोन घोषित किया गया था 2012 में। इसको आपने याद करना है, ठीक है। 2013 में यहां पर बाघों के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी किया गया, ठीक है। शुद्धवन, जिसका अन्य नाम है कंडवा, तो शुद्धवन या कंडवा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो आभूषणों को लेकर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। शुद्धवन या कंडवा आभूषण पैर में पहना जाता है। अगला है, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड, यह कांड श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर का जो श्रीयंत्र टापू है वहां पर हुआ था, और इस घटना में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत यहां पर शहीद हो गए थे। ये दोनों किस घटना में शहीद हुए? श्रीयंत्र टापू कांड, और यह हुआ था 10 नवंबर 1995 को। डेट सहित आपको याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनकी आपको डेट सहित पूछी जाती हैं। 4 इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, 4 इंपॉर्टेंट गोलीकांड हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला 10 नवंबर 1995 श्रीयंत्र टापू गोलीकांड। दूसरा है आपका 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड, सीधा पूछा जाता है
खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? आप बताएंगे 1 सितंबर 1994 को, और इसी को काला दिवस भी बोला जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसी के बाद इसी का विरोध करते हुए अगले दिन एक और घटना होती है 2 सितंबर 1994 को, जिसे मसूरी कांड के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को साथ में याद कर लीजिए, 1 तारीख को खटीमा गोलीकांड और 2 तारीख को मसूरी कांड। ठीक है, इन दोनों घटनाओं में कई लोग यहां पर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 2 अक्टूबर को, 1 महीने के बाद, रामपुर तिराहा कांड होता है, जिसको मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं। और इसी घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी बोला जाता है। तो मुजफ्फरनगर कांड को बोला जाता है क्रूर शासक की क्रूर साजिश, और खटीमा गोलीकांड को बोला जाता है काला दिवस। दोनों आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं में होने वाली रामलीला किस शैली की है? तो कुमाऊं में जो रामलीला होती है वहां आपकी अल्मोड़ा शैली की है। अल्मोड़ा शैली की इस रामलीला की शुरुआत कुमाऊं के अंदर देवी दत्त जोशी करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, कौन करते हैं? देवी दत्त जोशी 1860 में इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? तो ये पेपर में पूछा गया है। हरियाली मेला आपके नैनीताल में लगता है, और इस हरियाली मेला के बीच में अगर मैं पूरा शब्द भी जोड़ दूं, हरियाली पूरा मेला, तब आंसर हो जाएगा चमोली। तो दोनों को यहीं पर याद करते हुए चलें। राज्य में सर्वप्रथम डाक प्रणाली किस किस के बीच में शुरू की गई थी? तो यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राज्य में सबसे पहले डाक प्रणाली अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में की गई थी। याद कैसे कर सकते हैं? याद करना बड़ा आसान है। आप जानते हैं डाक प्रणाली किसने शुरू करी है? अंग्रेजों ने शुरू करी है। 1815 में गार्डनर इसकी शुरुआत करता है और बाद में इसका विस्तार विलियम ट्रेल करता है। तो अंग्रेजों ने शुरुआत में इसकी स्थापना करी है, डाक प्रणाली की शुरुआत करी है। कुमाऊं में चंदवंश की राजधानी कहां थी? चंदवंश की राजधानी है अल्मोड़ा। और गढ़वाल में पंवारों की राजधानी कहां है? श्रीनगर। इन्हीं दोनों के बीच में सबसे पहले डाक प्रणाली शुरू की गई, और यही क्वेश्चन आपसे पेपर में आया था। 3 धारा पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो 3 धारा पर्यटन स्थल यह आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यह आपके भवाली नैनीताल में स्थित है। 1997 में बागेश्वर को किस जनपद से अलग किया गया था? अब देखिए, बागेश्वर को लेकर के क्वेश्चन आपसे एक पेपर में पूछा गया था कि बागेश्वर को किस वर्ष तहसील बनाया गया था। तो उसका आंसर आपका क्या था? 1974 में इसे तहसील बनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं बागेश्वर को लेकर के। बागेश्वर को 1997 में अल्मोड़ा से अलग किया गया था, यानी जिला बनने से पहले बागेश्वर किस जनपद का हिस्सा था? अल्मोड़ा का हिस्सा था। 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन होता है। 1974 में बागेश्वर को अल्मोड़ा के अंदर एक अलग तहसील बना दिया जाता है। 1976 में बागेश्वर को एक अलग परगना बना दिया जाता है, और 18 सितंबर 1997 को इसे अल्मोड़ा से अलग करके एक अलग जिला बना दिया जाता है। तो ये घटनाक्रम जो आपको याद करना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लागू की गई थी? तो कुमाऊं में लाइसेंस नीति की शुरुआत होती है 1889 में। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई उसके तुरंत बाद 1858 में पूरे भारत में लाइसेंस नीति को लागू कर दिया गया, लेकिन उस समय कुमाऊं में इसको लागू नहीं किया गया, यानी उत्तराखंड में लागू नहीं किया गया। यहां पर इसे 1889 में लागू किया गया। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नरकेसरी किसके द्वारा कहा गया था? तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेजों के द्वारा राजनैतिक जानवर बोला गया था। इसको भी याद करना है। अंग्रेजों ने राजनीतिक जानवर किसको बोला? बद्रीदत्त पांडे को बोला। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी बोला जाता है। ठीक है, इनकी किताब का नाम है कुमाऊं का इतिहास, और इनको कुमाऊं का नर केसरी बोला डॉक्टर भक्त दर्शन ने। तो इनको आपने याद करना है। ठीक है, कफरकोट गुफा किस जनपद में स्थित है? देखिए, कफरकोट गुफा आपकी अल्मोड़ा में है, और एक क्वेश्चन उत्तराखंड में आया था, कपकोट तहसील कहां है? कपकोट तहसील आपके बागेश्वर में है। तो कफरकोट पूछेगा तो अल्मोड़ा, कपकोट पूछेगा तो बागेश्वर। ठीक है, उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न किसकी पुस्तक है? तो उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न यह किताब सुंदरलाल बहुगुणा की है। ठीक है, इनकी एक किताब का नाम और है जो आपको याद करना है, मध्य हिमालय की समस्या। यह किताब भी सुंदरलाल बहुगुणा की है। पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो पिथौरागढ़ के बनकोट से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, और इनकी खोज 1989 में की गई थी।
किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न बोला जाता है? तो हिमालय का मैटरहॉर्न शिवलिंग शिखर को कहते हैं और यह शिखर आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तिपरापमक ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ग्लेशियर भी आपसे पूछे जाते हैं। तिपरापमक ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसी से मिलता जुलता एक नाम है हीराबमक ग्लेशियर। तो तिपराबमक पूछे या हीराबमक पूछे, दोनों आपके कहां हैं? ये आपके चमोली में है। हीराबमक को हिपराबमक भी लिखा गया है। अनिल प्रकाश जोशी द्वारा किस वर्ष हेस्को की स्थापना की गई थी? तो देखिए, हेस्को के संस्थापक कौन है? हेस्को के संस्थापक हैं अनिल प्रकाश जोशी। हेस्को की पूरा नाम क्या है? हेस्को का फुल फॉर्म आपको याद करना है, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हेस्को का पूरा नाम है। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। 1979 में देहरादून में ये हेस्को की स्थापना करते हैं। काफी फेमस पर्यावरणकर्ता हैं अनिल प्रकाश जोशी। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2020 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक आंदोलन चलाया गया था, गांव बचाओ आंदोलन, उसका नेतृत्व भी किसने किया था? अनिल प्रकाश जोशी ने किया था। ठीक है, जो ये हेस्को है इसे हिंदी में हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? तो देखिए, अंग्रेजों का कब्रिस्तान हरिद्वार को बोला जाता था। ठीक है, और गोरखा शासन काल में, क्योंकि अंग्रेजों से पहले यहां पर गोरखाओं का शासन था, गोरखा शासन काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का एक प्रमुख केंद्र था। इसको भी आपने याद करना है, दोनों क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। किस नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहा जाता है? तो पुरोला घाटी आपकी उत्तरकाशी में है और कमल नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहते हैं। इसको भी याद करना है, पूछा जा सकता है। लक्सर जंक्शन को किस वर्ष हरिद्वार से जोड़ा गया था? तो लक्सर जंक्शन इसे हरिद्वार से 1896 में जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है। और एक और क्वेश्चन, हरिद्वार को दून से कब जोड़ा गया? हरिद्वार को दून से 1900 में जोड़ा गया। तो लक्सर को हरिद्वार से 96 में और 4 साल बाद हरिद्वार को दून से जोड़ दिया गया। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहां स्थित है? तो राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, ब्रिटिश काल में हल्द्वानी को पहाड़ का बाजार कहा जाता था। देश की जो पहली जैविक कृषि मंडी है वो भी प्रस्तावित है कि हल्द्वानी में बनेगी। इन तीनों को आपने याद करना है, हल्द्वानी से रिलेटेड। अगर सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी पूछेगा तो आप हल्द्वानी बताएंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ी गुड़ मंडी पूछेगा हरिद्वार के मंगलौर का नाम आप लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पहाड़ से ऊंचा उपन्यास किसकी रचना है? तो एक काफी फेमस रचना पहाड़ से ऊंचा, ये रचना है रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है। ठीक है, तो पहाड़ से ऊंचा किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक। अब पहाड़ को लेकर के 2-3 रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है। जैसे पहाड़ से ऊंचा पूछेगा तो रमेश पोखरियाल निशंक, पहाड़ चोर पूछेगा सुभाष पंत, मेरी यादों का पहाड़ पूछेगा देवेंद्र मेवाड़ी, पहाड़ पर लालटेन हमने ऊपर देख ली थी मंगलेश डबराल, और मुझको पहाड़ ही प्यारे चंद्र कुंवर बर्थवाल। तो सारी रचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, पहाड़ के ऊपर हैं, तो आपको इनको याद करना है। ठीक है, टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, टिहरी बांध टिहरी गढ़वाल में है, आपके भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। इसके 2 नाम हैं, एक स्थानीय नाम है, एक आधिकारिक नाम है। स्थानीय नाम है सुमन सागर, आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, काशीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है काशीपुर? ये आपके ढेला नदी के तट पर है। उधम सिंह नगर के 3 इंपॉर्टेंट नगर हैं, एक आपका काशीपुर है, एक आपका रुद्रपुर है और एक आपका बाजपुर है। ठीक है, ये तीनों एक एक नदियों के तट पर हैं। जैसे काशीपुर ढेला नदी के तट पर है, रुद्रपुर आपके कल्याणी नदी के तट पर है और बाजपुर आपके धूमा या घूमा नदी के तट पर स्थित है। तीनों को आपने याद करना है। ठीक है, प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहां से होता था? तो प्रजाबंधु समाचार पत्र ये आपके 1947 में शुरू हुआ, अल्मोड़ा के रानीखेत से आता था और इसके संपादक जयदत्त वेला थे। तुरही, मोछंग, नागफणी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये तीनों वाद्य यंत्र आपके शुशिर वाद्य यंत्र हैं, यानी फूक वाद्य यंत्र हैं, फूक मारकर इनको बजाया जाता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबा कौन बना था? तो देखिए, जब उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन स्थापित होता है तो गोरखा सूबेदारों की नियुक्ति यहां पर होती है। गोरखा सूबेदारों को ही सूबा यहां पर बोला जाता था। पहला सूबा बनता है सूबा जोगा मल। ठीक है,
इसका नाम भी कई बार पेपर में आया है। लेकिन अब आपको 3 सूबेदारों को, 3 सूबों के नाम याद करने, एक पहला, दूसरा और अंतिम, ठीक है, क्योंकि अंतिम आपसे एक पेपर में पूछा गया था। तो पहला सूबा था जोगामल, दूसरा सूबा था काजी नरशाही और अंतिम सूबा था बमशाह। इसका नाम आपने याद करने हैं, ठीक है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष अल्मोड़ा लाया गया था? तो देखिए, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड ये जो 3 लाइन है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एक सिंगल पेपर में आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसकी स्थापना कब की गई, और दूसरा पूछा गया इसका संस्थापक कौन था। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1924 में होती है। कोलकाता, बंगाल में इसकी स्थापना होती है। 1936 में इसे अल्मोड़ा लाया जाता है और इसका संस्थापक बोसी सेन था। इसको आपने याद करना है, ठीक है। गुरना माई मंदिर कहां स्थित है? गुरना माई मंदिर ये आपके चंपावत में है और इसी से मिलता जुलता नाम है गुरना माता मंदिर। यह है गुरना माई मंदिर चंपावत, गुरना माता मंदिर जिसे पाषाण देवी मंदिर कहते हैं, ये आपके पिथौरागढ़ में है। दोनों याद करने हैं, ठीक है। देहरादून में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहां है? देहरादून में। इसे 1984 में बनाया गया था, ठीक है। देघाट का उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो देघाट अल्मोड़ा में आपका उद्योग मंदिर आश्रम है। इसके संस्थापक ज्योतिराम कांडपाल थे, ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल उन 3 लोगों में शामिल है जिन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया था। आप जानते हैं दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ शुरुआत में 78 अनुयायी थे, 78 उनके साथ थे, ठीक है। इनमें से 3 उत्तराखंडी थे, जिसमें से एक थे ज्योतिराम कांडपाल। अन्य 2 व्यक्ति में से एक का नाम था भैरवदत्त जोशी और दूसरे का नाम था खड़क बहादुर, ठीक है। तो तीनों के नाम आपने याद करने हैं दांडी मार्च में जो गांधी जी के साथ थे। उनमें से एक ज्योतिराम कांडपाल जिन्होंने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी। भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है? तो भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को थौची बोला जाता है, ठीक है। वर्ष 1932 में कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन किस जनपद में आयोजित किया गया? तो देखिए, कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन ये 1932 में हुआ, अल्मोड़ा में आयोजित हुआ। दुर्गा देवी पंत इसकी अध्यक्ष थी, ठीक है। 1932 में ही एक और सम्मेलन होता है जिसका नाम था कुमाऊं समाज सम्मेलन। ये भी 1932 में ही होता है, ये भी अल्मोड़ा में होता है और इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का बारडोली गुजरू आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अब देखिए, पेपर में आपसे पूछा गया था गढ़वाल का बारडोली किसको कहते हैं। तो जैसे कुमाऊं का बारडोली या उत्तराखंड का बारडोली सल्ट को कहा जाता है, उसी प्रकार गढ़वाल का बारडोली गुजरू आंदोलन को बोला जाता है, ठीक है। ये आपके पौड़ी में है। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले इसका नेतृत्व किसने किया, क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही पूछा गया है गढ़वाल का बारडोली किसे कहते हैं, आप बताएंगे गुजरू को कहते हैं। यह हुआ था 1942 के आसपास भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और इसका नेतृत्व राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा किया गया। तो इनको आपने याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन हर बार यही पूछा गया है गढ़वाल का बारडोली किसे कहते हैं। उत्तराखंड या कुमाऊं का पूछेगा तो आप सल्ट का नाम यहां पर ले लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स 1 लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की सारी किताबों के प्रश्नों को यहां पर कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ में इसी प्रकार की और क्लासेस को देखने के लिए, जीके की डीप क्लासेस को कवर करने के लिए और एमसीक्यूज को कवर करने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।